वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बैड डेट रिकवरी। तो स्टूडेंट्स, बैड डेट रिकवरी होता क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर हम इसकी एंट्रीज की तरफ जाएंगे। बैड डेट रिकवरी इज़ अ पेमेंट रिसीव्ड फॉर अ डेट दैट वाज रिटर्न ऑफ एंड कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल। यानी बैड डेट रिकवरी क्या है, किसी ऐसी पेमेंट की रिकवरी जिसका अकाउंट पहले क्या कर दिया गया हो, रिटर्न ऑफ कर दिया गया हो या फिर उसे अनकलेक्टेबल समझा जा चुका हो। The receivable may come in the form of a loan, credit line or any other account receivable। तो जो बैड डेट है वो अब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, वो रिसीवेबल हो जाएंगे। सही। और ये रिसीवेबल्स हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, जिसको कहीं पर हमने कहीं से लोन दिया हो, ठीक है, या कोई हमारी क्रेडिट लाइन हो या फिर ऐसा भी कोई अकाउंट जिसको हमने पहले क्या लिखा हो, बतौर रिसीवेबल लिखा हो, लेकिन फिर वो मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने उसको बैड डेट में डाला था, फिर उसका अकाउंट ऑफ कर दिया था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम उसकी वसूली कर रहे हैं। Because it generally generates a loss when it is return of bad debt recovery usually produces income। यानी लाजमी सी बात है कि आपकी एक रिसीवेबल है, ठीक, अब वो आपको नहीं मिल रही तो आपने उसका अकाउंट बंद कर दिया, यानी राइट ऑफ कर दिया। तो इट मीन्स कि उसने क्या जनरेट करा, लॉस जनरेट करा। और अब चूँकि वो वापस मिल रही है तो अब वो किस में आएगी, वो इनकम में आएगी। In accounting, the debt recovery credits the allowance for bad debt or bad debt reserve categories and reduces the account receivable category in the books। यानी अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो बैड डेट की रिकवरी होती है, उससे अलाउंस फॉर बैड डेट का जो अकाउंट होता है वो क्या होता है, वो क्रेडिट हो जाता है, और अकाउंट रिसीवेबल की जो कैटेगरी होती है उसमें क्या होती है, उसमें कमी आ जाती है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, 3 मेन पॉइंट्स हैं, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है बैड डेट रिकवरी इज़ अ पेमेंट रिसीव्ड फॉर अ डेट दैट वाज रिटर्न ऑफ एंड कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल। पहला पॉइंट वही है कि बैड डेट रिकवरी क्या है, किसी ऐसे अकाउंट की, किसी ऐसी पेमेंट की रिकवरी, ठीक है, जो कि पहले राइट ऑफ कर दी गई हो या फिर उसको अनकलेक्टेबल समझा जा चुका हो। सेकेंड पॉइंट है ऑल पार्ट ऑफ अ बैड डेट मे बी मेड इन द फॉर्म ऑफ अ पेमेंट फ्रॉम अ बैंक्रप्सी ट्रस्टी और व्हेन द बैंक सेल्स कोलेटरल। यानी बैड डेट की रिकवरी किस तरह से हो सकती है कि जो बैंकरप्ट जो बंदा हो चुका है उसके ट्रस्टी से आप पैसे ले सकते हो, या फिर बैंक के पास उसने कुछ गिरवी रखवाया हो। कोलेटरल का मतलब होता है गिरवी रखवाना। उसने कुछ गिरवी रखवाया हुआ हो बैंक के पास, ठीक है, या फिर किसी कंपनी के पास, तो वो क्या किया जा सकता है, उसको सेल आउट करके अपना जो बैड डेट होता है वो रिकवर किया जा सकता है। इन मैनी केसेस बैड डेट में बी रिटर्न ऑफ फॉर टैक्स पर्पसेस। यानी बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें बैड डेट का अकाउंट राइट ऑफ करा जाता है, किस वजह से, टैक्स की वजूहात की बिना पर। अब बैड डेट रिकवरी क्या होती है, पहले इसको थोड़ा सा और मज़ीद समझ लेते हैं। पेमेंट कैन स्टिल बी मेड आफ्टर द डेट इज़ रिटर्न ऑफ। यानी जब किसी कर्जे को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि उसका अकाउंट बंद कर दिया गया हो, तब भी उसकी रिकवरी, उसके बाद भी उसकी रिकवरी हो सकती है। पेमेंट में कम एज पार्शियल पेमेंट, यानी बैड डेट हम हाफ भी वसूल कर सकते हैं फ्रॉम अ बैंक्रप्सी ट्रस्टी, यानी जो बंदा बैंक्रप्ट हो चुका है उसके ट्रस्टी के ज़रिए, और बिकॉज द डेटर हैज़ डिसाइडेड टू टेक अ सेटलमेंट टू क्लियर ऑफ द डेट एट अ लोअर अमाउंट। यानी जिस शख्स ने कर्जा लिया है वो क्या करें, वो बैंक के साथ एक सेटलमेंट कर ले कि वो पूरे पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन उससे आधी कीमत या उससे कम कीमत वो अदा कर सकता है, ठीक। तो इस तरह से भी उसकी सेटलमेंट हो सकती है। द डेट में ऑल्सो बी रिकवर्ड इफ़ अ पीस ऑफ कोलेटरल इज़ सोल्ड। वही बात लिखिए कि अगर किसी चीज़ को गिरवी रखवाया हुआ हो, उसको बेचकर भी क्या किया जा सकता है, पैसों को रिकवर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ लेंडर मे रिपोजेसेस अ कार एंड सेल इट टू पे फॉर द आउटस्टैंडिंग लोन। यानी जिस शख्स ने लोन दिया था वो क्या करे, वो डेटर की कार अपने पास रख ले और फिर उसको बाद में सेल कर दे, तो उससे वो क्या कर सकता है, अपना दिया हुआ उसका लोन होता है उसके पैसे रिकवर कर सकता है। अब बैंक में ऑल्सो रिसीव इक्विटी इन एक्सचेंज फॉर राइटिंग ऑफ अ लोन दैट कुड लेटर रिजल्ट इन अ रिकवरी ऑफ द लोन एंड परहैप्स एडिशनल प्रॉफिट। यानी बैंक क्या करे, जो कोलेटरल्स रखवाए थे या फिर जो अकाउंट्स ने राइट ऑफ करे हैं उसकी इक्विटी वो हासिल कर ले, और फिर बाद में जब उसको वो सेल करे तो वो ज़्यादा कीमत पे सेल कर दे। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से बैंक को अक्सर व बेशतर प्रॉफिट भी हो जाता है। बैड डेट इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है लाजमी।
कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात जिसको लाजमी तौर पे होना ही होता है। तो बैड डेट क्या है, लाजमी है, एज कंपनीज़ विल ऑलवेज हैव कस्टमर्स हु वॉन्ट फुलफिल देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, यानी कंपनी के पास हमेशा ऐसे कस्टमर्स मौजूद होते हैं जो कि अपने पैसे अदा नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ हाई डिमांड फॉर बैड डेट रिकवरी कंपनीज़, इसलिए जो बैड डेट होते हैं इनको रिकवर कराने की अलग से कंपनीज़ भी मौजूद होती हैं जिनको थर्ड पार्टी या फिर कलेक्शन एजेंसीज़ भी कहा जाता है। The accounting for a bad debt recovery is a two-step process as follows. First step, preserve the original recordation of a bad debt, यानी बैड डेट की जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है उसको क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। This means creating a debit to the account receivable asset account in the amount of the recovery, with the offsetting credit to the allowance for doubtful accounts contra asset account, यानी in simple words अकाउंट रिसीवेबल का जो अकाउंट है, ठीक है, जितनी भी हमारी बैड डेट की जो रकम है उससे क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, जबकि इसके कॉन्ट्रा अकाउंट में क्या आएगा, अलाउंस फॉर बैड डेट का अकाउंट क्या होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर ओरिजिनल एंट्री ये हो कि इफ़ द ओरिजिनल एंट्री वाज द इंस्टेड क्रेडिट टू अकाउंट रिसीवेबल एंड अ डेबिट टू बैड डेट एक्सपेंस द डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड देन रिवर्स दिस ओरिजिनल एंट्री, यानी अगर ओरिजिनल एंट्री आपने ये बनाई हो कि बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करा हो और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करा हो, जो कि क्या है, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड है, तो इस एंट्री को क्या करेंगे, हम रिवर्स कर देंगे। सेकंड स्टेप क्या है इसका, रिकॉर्ड द कैश रिसीव्ड फ्रॉम द बैड डेट रिकवरी विच इज़ द डेबिट टू द कैश अकाउंट एंड अ क्रेडिट टू द अकाउंट रिसीवेबल एसेट अकाउंट, यानी जो बैड डेट हमने वसूल किया है उसकी जो रिसीप्ट है, ठीक है, उसकी एंट्री किस तरह से बनाएंगे, हम कैश को डेबिट करेंगे और उसके अपोजिट जो दूसरी एंट्री होगी हमारी क्या होगी, उसमें हम अकाउंट रिसीवेबल को क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। अब हमारे यहाँ आम तरीका जो इस्तेमाल होता है वो दो तरह से होता है। एक में क्या होता है, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड होता है, अ मेथड for recognizing bad debt expense arising from credit sales. Under this method, there is no allowance account, rather an account receivable is written off directly to expense only after the account is determined to be uncollectible, यानी उधार पे जो सामान बेचा जाता है वहाँ से भी क्या होता है, बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, इसमें अलाउंस का जो अकाउंट होता है वो नहीं बनता, बल्कि इसमें क्या होता है कि अलाउंस अकाउंट रिसीवेबल का जो अकाउंट होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डायरेक्ट राइट ऑफ कर देते हैं, किससे, एक्सपेंस के अकाउंट से, ओनली आफ्टर दी अकाउंट इज़ डिटर्मिन्ड टू बी अनकलेक्टेबल, जिसके बाद क्या होता है, वो जो अमाउंट होता है रिकवरी का, जो कि हम कर्ज़ा वसूल जो करना होता है, वो क्या समझा जाता है, वो अनकलेक्टेबल समझा जाता है। अब देख लेते हैं इसकी एंट्रीज़ कैसे बनती हैं। व्हेन क्रेडिट सेल इज़ मेड, यानी जब हमने उधार पे कोई सामान बेचा हो तो फिर क्या एंट्री बनेगी, उसमें अकाउंट रिसीवेबल का, ठीक है, या फिर डेटर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। व्हेन एन स्पेसिफिक अकाउंट इज़ कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल, यानी जब कोई एक मखसूस अकाउंट है, ठीक है, जिसको अनकलेक्टेबल अब तसव्वुर कर लिया गया है, यानी अब इसके पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर इसकी एंट्री कैसे बनती है, इसमें बैड डेट एक्सपेंस डेबिट होता है और अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, वो क्रेडिट हो जाता है। व्हेन एनी रिकवरी ऑफ रिटर्न ऑफ अकाउंट इज़ मेड, यानी एक ऐसा अकाउंट जो कि बंद कर दिया गया था लेकिन अब उसकी रिकवरी हो रही है, तो फिर अब उसकी एंट्री कैसे बनेगी कि हम कैश को डेबिट कर देंगे और बैड डेट एक्सपेंस के अकाउंट को क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसका सेकंड मेथड क्या है, ये प्रोविजन मेथड है या फिर इसको रिजर्व मेथड भी कहा जाता है। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग अ प्रोविजन इज एन अकाउंट which records a present liability of an entity. The recording of the liability in the entity's balance sheet is matched to an appropriate expense account in the entity's income statement. यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रोविजन क्या है, एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर करंट लायबिलिटी को शो किया जाता है। द रिकॉर्डिंग ऑफ द लायबिलिटी इन द एंटिटीज़ बैलेंस शीट इज़ मैच टू एन अप्रोप्रिएट एक्सपेंस अकाउंट इन द एंटिटीज़ इनकम स्टेटमेंट, यानी जो एंटिटी की इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें
उसके अमाउंट से क्या होना चाहिए, लायबिलिटी की जो अमाउंट है वो उससे मैच होनी चाहिए बैलेंस शीट के अंदर, यानी बैलेंस शीट में जो एंटिटी की अमाउंट हो वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो एक्सपेंस का अकाउंट होता है उससे क्या होनी चाहिए, वो मैच होनी चाहिए। अब इस मेथड में जब क्रेडिट सेल होती है तो फिर इसकी एंट्री कैसे बनती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया जाता है और सेल्स को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। अब सेकंड क्या है, एडजस्टिंग एंट्री फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट और अलाउंस फॉर बैड डेट एट दी क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी जब अकाउंटिंग ईयर हमारा क्लोज हो रहा है उस वक्त इनकी जो क्लोजिंग एंट्री होगी वो कैसे बनेगी, उसमें बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा और अलाउंस फॉर बैड डेट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। जब एक्चुअल यानी असल जो बैड डेट होता है उसको क्या करा जा रहा होता है, राइट ऑफ करा जा रहा होता है, यानी ख़त्म किया जा रहा होता है, तो उसकी एंट्री कैसे बनती है, अलाउंस फॉर बैड डेट को डेबिट किया जाता है और अकाउंट रिसीवेबल को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। अगला, व्हेन एनी रिकवरी ऑफ रिटर्न ऑफ अकाउंट इज़ मेट, यानी रिटर्न ऑफ किए गए अकाउंट की अगर रिकवरी हो रही है तो फिर इस मेथड में उसकी एंट्री कैसे होगी, इसमें इसकी दो एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री ये बनती है कि अकाउंट रिसीवेबल उसको डेबिट करा जाता है और अलाउंस फॉर बैड डेट उसको क्रेडिट करा जाता है। और फिर सेकंड एंट्री ये बनती है कि कैश को डेबिट करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल को क्या करते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी जितने भी मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ रहिए, ताकि ये जो अभी बहुत जो बुरा दौर चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, जिस वक्त सब कुछ बंद हुआ है, तो कम से कम आपकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आगे नई आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहें, और आपका जो पढ़ाई का एक जो लिंक है वो हरगिज़ ना टूटे, क्योंकि अगर ये लिंक टूट गया ना तो फिर आप ख़ुद समझ लें कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं और आपका जो एक फ़्लो चलता हुआ आ रहा है उसमें कितनी बड़ी रुकावट आ सकती है। बाकी चैनल्स पर तो आपको उनकी अपलोडेड वीडियोस ही मिलेंगी, लेकिन यहाँ मेरे चैनल का ये फ़ायदा है कि आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपका जो क्वेश्चन होगा, आपकी जो उलझन या परेशानी होगी, उस पर आपको एक पूरी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बना के दी जाएगी। तो अपनी सहूलियत के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, आमीन।